Hello dear students, let's take one more problem on projectile motion. In this case, suppose two particles are projected simultaneously in mid-air. Two particles are projected simultaneously from same point in mid-air with velocity 4 i cap and -3 i cap. एक पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग 4 मीटर पर सेकंड से और एक नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग 3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है. कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम when their velocity vectors are mutually perpendicular. ये रोडोव का प्रॉब्लम है. आप लोगों ने अगर ये रोडोव आप फॉलो करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आपने देखा भी होगा. देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है. देखिए, इस केस में दोनों पार्टिकल्स को मिड एयर में कहीं पर प्रोजेक्ट किया गया है. एक को 4 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग और दूसरे पार्टिकल को 3 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग. अब ये बात तो क्लियर है यहाँ पर कि इन दोनों का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा अंडर ग्रेविटी. तो एक इस तरीके से कहीं पर ग्राउंड पर आ रहा होगा और दूसरा पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव करते हुए ग्राउंड पर आ रहा होगा. अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी इंस्टेंट पर क्या दोनों पार्टिकल्स के लिए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा. आई मीन टू से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी इंस्टेंट पर अगर एक पार्टिकल ए किसी पॉइंट पर जो मैंने शो किया है यहाँ पर है, तो इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या दूसरा पार्टिकल भी होना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डिस्टेंस इनके बीच में कैलकुलेट करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाएगा. और ये हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. तो क्या इनका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगा हमेशा जब तक ये ग्राउंड पर गिरेंगे. तो बात ये आती है कि अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल देखना चाहते हैं तो अगर इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए गए हैं, वी कैन कंक्लूड if their vertical displacements are same then they will be at same horizontal level. और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स एस वाई दोनों के सेम हैं या नहीं ये देखने के लिए एस वाई किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. एस वाई डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, यू वाई एंड ए वाई. टी तो दोनों के लिए सेम होगा ही बिकॉज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया गया है. तो अगर यू वाई और ए वाई दोनों अगर सेम हुए तो एस वाई भी सेम होगा. तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यू वाई दोनों के लिए 0 है एंड ए वाई दोनों के लिए -g है. इसका मतलब एस वाई दोनों के लिए सेम होगा और एस वाई अगर दोनों के लिए सेम होगा तो दे विल बी एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑलवेज, और ये ग्राउंड को भी साइमल्टेनियसली हिट करेंगे. अब अगर ऐसा है सिचुएशन तो बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है. क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स ए है हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये जो पार्टिकल जहाँ से मूव कर रहा था, और दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स बी है, तो हमें एक्स ए प्लस एक्स बी कैलकुलेट करना है. और एक्स ए प्लस एक्स बी कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन उसने क्या दी है, कंडीशन उसने ये दी है कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटीज़ हैं वी ए एंड वी बी, उन वेलोसिटीज़ के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ पर किसी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा
वी ए वेलोसिटी से पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग होगी वेलोसिटी, और बी पॉइंट इस पर टेंजेंट के अलॉन्ग जा रहा होगा। तो अगर हम इनको एंगल देखें इनके बीच का, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा हमें इंस्टेंट चाहिए व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो पहले भी मैंने लेक्चर्स में आपको ये बताया है कि जब भी किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच का एंगल 90 डिग्री गिवन होता है, उनको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ, वी ए और वी बी को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा। तो देखिए वी ए क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो -3 इंटू आई कैप ही रहेगा एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी, तो और प्लस वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई 0 है तो -10 इंटू टी आ जाएगा सीधे सीधे इंटू जे कैप, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये वी ए हो जाएगा। सिमिलरली वी बी को क्या लिखा जा सकता है, 4 आई कैप माइनस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए हो गया कितना 10 टी इंटू जे कैप। वी ए डॉट वी बी डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए इनका, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम देखें तो आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -12, और जे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 100 अंडर रूट इतने सेकंड आ जाती है। अब देखिए एक्स ए और एक्स बी अगर आप निकालेंगे तो एक्स ए विल बी इक्वल टू 3 इंटू टी, डिस्टेंस ले रहे हैं तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड एक्स बी इक्वल टू 4 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस एक्स हमारे पास कितना आ जाता है 7 इंटू टी, दैट इज 7 √12 बाई 100। ये प्रॉब्लम इसलिए आप इजीली सॉल्व कर पाए बिकॉज ऑलरेडी आपने ये एनालिसिस कर लिया था कि किसी भी टाइम पर इनका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे केस में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फील करते और कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक भी कर लेते। तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेना चाहिए। हर प्रॉब्लम अपना कुछ ना कुछ थोड़ा हिंट देता है, सिचुएशन सिंपल हो सकती है या नहीं। अगर सिचुएशन सिंपल हो सकती है तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें। अगर आप प्रॉब्लम को बिना एनालाइज करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैलकुलेशन आपकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी और आंसर नहीं आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हम लोग लेंगे। ओके।